हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान एंड विज्ञान पे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि हमने पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बारे में हमने पढ़ा था। उस पिछली क्लास में हमने ब्लड के बारे में, ब्लड कितने टाइप्स का होता है, उनके टाइप्स के भी टाइप्स, ये सारी चीजें हमने कवर की थी कल की पिछली क्लास में। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा और आपने ये इस वीडियो पे आए हैं तो पहले प्लीज उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको जो पीछे की चीजें हैं इस रक्त परिसंचरण तंत्र से रिलेटेड, वो चीजें आपको पता चल जाए। ठीक है, तो आइए आज का हमारा सेशन रहेगा वो स्पेशल बस रहेगा रक्त वाहिनियों के बारे में और हार्ट के बारे में, तथा हार्ट कैसे कार्य करता है, ये तमाम सारी चीजें हम क्या पढ़ेंगे इस क्लास में, हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी पेन उठा लीजिए और लिखना शुरू करिए। हेडिंग लिखिए रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब भी करिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करिएगा। ठीक है, तो जल्दी शुरू करते हैं। हमारा अगला जो सिस्टम है वो है हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र या रक्त परिवहन तंत्र। ठीक है, तो आइए हम लिखते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र या रक्त परिवहन तंत्र। रक्त परिवहन तंत्र, ठीक है, रक्त परिवहन तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, रक्त परिवहन तंत्र या रक्त परिसंचरण। तो हमने पिछली क्लासेस में बाकी जो पढ़ लिया था, आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसी क्रम में हम अगला शुरू करते हैं। हमारा जो दूसरा इसका टॉपिक है, क्या है, रुधिर वाहिकाएं। रुधिर वाहिकाएं, ठीक है, यानी ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब देखिए ब्लड वेसल्स क्या है। तो हमने इसके पहले, ये डी है, ई नहीं है, ठीक है, ये डी है। ठीक है, इसके पहले हमने ब्लड के सभी टाइप्स के बारे में पढ़ लिया था, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे प्लाज्मा हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स हो, उन सभी को पढ़ लिया। तो अच्छा, अब वो ब्लड हमारे शरीर में किसी पाइप्स के थ्रू ही तो पूरे शरीर में फैलेगा। ठीक है, तो वही जो नलिकाएं होती हैं, वाहिकाएं होती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रुधिर फ्लो होता है, बहता है, इसी वजह से इनको रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। अब ये रुधिर वाहिकाएं क्या होती हैं, दो तरीके की होती है। दो तरीके कौन कौन होती हैं? पहली होती है हमारी क्या, पहली जो है वो है हमारा धमनी। ठीक है, धमनी, क्या क्या होती है, धमनी। और दूसरी क्या है, सिराएं। ठीक है, सिरा, धमनी एवं सिरा, सिराएं लिख दे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धमनियां एवं सिराएं, ये हमारी दो तरह की वाहिकाएं हैं। ठीक है, दो तरह की, इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी लिख लिया जाए। इनको हम बोलते हैं आर्टरी, ठीक है, और इनको बोलते हैं वीन्स। ठीक है, ये हमारी दो तरह की होती है। अब हम इसमें एक एक को इंडिविजुअली पढ़ेंगे कि धमनी क्या होती है और सिराएं क्या होती है। ठीक है, तो जल्दी से आप हेडिंग लिख लीजिए, हमारा अगला हेडिंग लिख लीजिए। इन दोनों को उतारने के बाद हेडिंग लिखिए धमनी। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर लिखिए धमनी। ठीक है, तो हेडिंग यहां से लिख लेते हैं धमनी का। ठीक है, आप ये धमनी हेडिंग ले। अब इसके बारे में हम इसके बारे में कुछ क्वालिटी पढ़ते हैं कि धमनी क्या होती है। जैसे आपको इस फिगर में साइड में आपको फिगर दिख रहा होगा, यही हमारी धमनी है। ठीक है, धमनी ऐसी दिख रही है ना, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, कुछ ऐसा दिख रहा था। अभी उसमें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या होती है। ठीक है, तो इस फिगर को देखते रहिए और आप इसके बारे में समझते रहिए। तो देखिए धमनी क्या होती है, तो यह एक तरह की ऐसी रुधिर वाहिका है जिसमें हमारा क्या बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, इसमें क्या बहता है, यह ऐसी वाहिका है जिसमें क्या बहता है, या इसमें हम लिख सकते हैं, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। क्या रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहेगा। ठीक है, रक्त बहेगा। अब देखिए, अब आपके माइंड में ये आएगा कि भाई शरीर के ही अंदर है तो कैसे शुद्ध और अशुद्ध, ये क्या मतलब है, कैसा शुद्ध का मतलब। तो देखिए विज्ञान की भाषा में, बायोलॉजी की भाषा में, जीव विज्ञान की भाषा में शुद्ध रक्त बस कहने का ये तात्पर्य है, मतलब है, मीन्स है कि ये शुद्ध रक्त जो होगा ये O2 इंक्लूडेड होगा। ठीक है, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त को ही हम क्या बोलते हैं, शुद्ध रक्त बोलते हैं।
ऑक्सीजन अगर युक्त अगर रक्त है तो उसी रक्त को क्या बोलेंगे, शुद्ध रक्त बोलेंगे, ठीक है। यानी शुद्ध अशुद्ध ऐसा नहीं कि वो खराब है होगा और इसमें अच्छा रक्त बनेगा, नहीं, अच्छा उस खराब शुद्ध और अशुद्ध कहने का बस यही मतलब है कि जिस रक्त में ऑक्सीजन रहेगा उसी रक्त को, ब्लड को, खून को, हम रुधिर को हम क्या बोलेंगे, शुद्ध रक्त बोलेंगे, ठीक है। तो वो शुद्ध रक्त जो बहता है वो हमारा कहां बहता है, धमनी में बहता है, यानी धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। अब बात करते हैं इसकी दीवारें जो होती हैं, आप फिगर में देख रहे होंगे, इसकी जो आंतरिक भित्ति होती है, आंतरिक जो भित्ति होती है वो कैसी होती है, आंतरिक दीवार या भित्ति बोल देते हैं, ठीक है। भित्ति या दीवार जो क्या होती है, मोटी होती है। दीवार जो होगी वो कैसी होगी, मोटी होगी, ठीक है। कैसी होगी, मोटी होगी। अब ये सोचेंगे क्यों मोटी होगी भाई, तो मोटी इसलिए होती है क्योंकि ये कनेक्टेड होती है हार्ट से, और हार्ट के बारे में जब पढ़ेंगे तो हार्ट क्या करता है, रक्त को पंप करेगा। जब रक्त को पंप करेगा तो प्रेशर के साथ पंप करेगा ना। अब प्रेशर के साथ भेजने के लिए अगर ये इसकी दीवारें पतली रहेगी तो रक्त जब प्रेशर के थ्रू जाएगा इनके अंदर तो हो सकता है ना फट जाए। जैसे आप कभी देखते हैं अगर कोई पतली चीज हो, पन्नी पे अगर प्रेशर दबाएं तो पन्नी में पानी भरा हो तो फट जाता है ना। ठीक उसी तरह अगर इसकी दीवारें मोटी नहीं होंगी तो क्या हो पाएगा, आसानी से फ्लो जाएगा, पता चलेगा ये धमनियां फट जाएंगी, ठीक है। इसी वजह से वो फटने से बचे, इसीलिए इसको आंतरिक दीवार होती है बहुत थिक होती है। आपको फिगर में दिख रहा होगा, देखिए इसकी आंतरिक दीवार क्या है, थिक है, ठीक है। तो ये हमारा अगला हो गया। अब बात करेंगे कि जो इसकी आंतरिक दीवार होती है ये ठीक होती है। अब ये पाई कहां जाएंगी, शरीर में कहां पाई जाएंगी, तो ये मांसपेशी के भीतरी भाग पे पाई जाती है, ठीक है। आंतरिक भाग में पाई जाएगी, मांसपेशी के आंतरिक में पाई जाएगी, अंदर पाई जाएगी, यानी आंतरिक भागों में पाई जाएगी, ठीक है। आंतरिक भाग में पाई जाएगी, ठीक है। ठीक है, आंतरिक भाग में पाई जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कुछ ऐसी चीज। अब आंतरिक भाग में पाई जाएगी तो एक तो अब देखिए मोटा होने का मतलब यही था ना। अब ये तो अंदर पाई जा रही है मांसपेशी के ऊपर से, अगर मोटी नहीं होगी तो हो सकता है कि फट जाए, बस यही रीजन है। अब बात करते हैं कि ये जो धमनी होती है, इस धमनी में रक्त का कितना प्रतिशत इनमें धमनियों में बहता रहता है, ठीक है। तो रक्त का, हमारे पूरे शरीर के रक्त का 15 लगभग 15% जो रुधिर होता है, रक्त होता है, 15% जो रक्त होता है वो हमारा इसी में पाया जाता है। 15% रक्त धमनी में पाया जाएगा, धमनी में बहता है, धमनी में बहता है, बस 15%, ठीक है, धमनी में बहता है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स हो गए, इसको आप फटाक से नोट कर लीजिए और वो फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यही हमारी क्या है, धमनी है, ठीक है। तो 15% रक्त बहाया जाएगा। उसके बाद और भी सारे पॉइंट्स है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए इसको फटाक से नोट करिए, फिर ऊपर लिखते हैं क्योंकि नीचे ना दिखे। एक चीज और लिख लीजिएगा, इसको ब्लैक पेन से लिख देते हैं। एक हमारा की पॉइंट है, इसको याद रखे रहिएगा। हमने कहा कि सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन केवल एक ऐसी धमनी है जिसमें शुद्ध रक्त नहीं बहता है। क्या बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। यानी केवल एक ऐसी धमनी है, केवल फुफ्फुस, फुफ्फुस या जिसको कहते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी धमनी में हमारा क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरीज में, धमनी में क्या बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। अशुद्ध रक्त बहने का मतलब क्या है, जब आप हार्ट पढ़ाया जाएगा अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है, ठीक है। जब आपको धमनी, जब हार्ट पढ़ाया जाएगा तो हार्ट में आपको सामने एकदम क्लियर दिख जाएगा कि कौन सी ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है और क्यों बहता है, ठीक है। तो ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे पेपर में कैसे लग रहा है गलत लिख दिया। पेपर में गलत नहीं लिखा है, वो एक धमनी होती है जिसको फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी आर्टरीज या धमनी बोलते हैं, जिसके अंदर हमारा अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त कहने का मतलब है कि जिसमें ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, उपस्थित नहीं होगा, उसी रक्त को क्या बोलेंगे, अशुद्ध रक्त बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा की पॉइंट हो गया किसके बारे में, धमनी के बारे में। जल्दी से इसको मिटाइए, फिर हम पढ़ते हैं क्या, सिराओं के बारे में।
अब हम पढ़ते हैं सिरा, यानी वीन। ठीक है, तो वीन्स क्या होती है? आप अपने शरीर पे देखे होंगे, ये शरीर पे एक ग्रीन या हल्की नीली कलर में दिखाई दे रही होगी, वही क्या है? वही सिरा है। ठीक है, आपको फिगर में अपनी साइड में दिख रहा होगा, इसको बायोलॉजी में हम नीले कलर से दिखाते हैं, इसीलिए हम इसको नीले से कलर से लिख रहे हैं ताकि आप एक थोड़ा सा आइडेंटिफाई हो जाए, एक थोड़ा सा अलग दिखे। ठीक है, तो आपको फिगर में साइड में दिख रहा होगा कि वहां पे सिराएं दिख रही हैं, कैसी सिराएं होती हैं, और उसकी आंतरिक सारी संरचना आपको दिख रही होगी उस सिरा में। ठीक है, तो हम यही से इसकी क्वालिटी पढ़ लेते हैं कि सिराएं क्या है। तो अगर हम बात करें, पहली बात करते हैं, सिरा में जो होता है वो अशुद्ध रक्त बहता है, यानी इसमें क्या बहेगा? अशुद्ध रक्त बहेगा, अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। अब देखिए, अशुद्ध रक्त बहने का मतलब क्या है? अशुद्ध रक्त बहने का मतलब है जिसमें हमारा क्या होगा? CO2 प्रेजेंट होगा, CO2 उपस्थित होगा, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगा, जिसमें हमारा CO2 उपस्थित होता है, इसीलिए उस रक्त को क्या बोलते हैं? अशुद्ध रक्त बोलते हैं। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। अब ये क्या करती हैं? ये पूरे शरीर से रक्त को कहां पहुंचाती हैं? हृदय तक पहुंचाती हैं। ये क्या करेंगी? पूरे शरीर से रक्त को, पूरे शरीर के रक्त को, शरीर के रक्त को कहां पहुंचाएंगी? रक्त को हृदय तक पहुंचाएंगी, हृदय तक पहुंचाएंगी, हृदय तक पहुंचाएंगी। अब यही कारण है, आपने एक चीज ऑब्जर्व किया है कि अगर हमको वायरल फीवर हो जाए या वायरल कोई चीजें हो जाती हैं, ठीक है, या कुछ भी ऐसी बीमारी होती, तो कई बार ऐसा हमको इंस्टेंट अगर इलाज करना होता है, तो आपने देखा होगा कि आपके वीन्स में, नर्व्स में इंजेक्शन लगाया जाता है, दवा की इंजेक्शन दिया जाता है। तो वो क्यों दिया जाता है? क्योंकि वीन्स, किसी एक वीन्स में हमारी दवाओं को इंजेक्शन दे दिया जाता है, और वो दवा वीन के थ्रू कहां पहुंचेगी? तुरंत हार्ट में, और हार्ट तुरंत धमनी के थ्रू पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तो जिससे वो दवा हो वो अपनी असर अच्छे खासे जल्दी से अपनी असर को दिखाएगी, और हमारा शरीर उस बीमारी से जल्दी ठीक हो जाता है। तो यही कारण होता है कि कई बार ऐसी बीमारी होती है हमें कि जिसके लिए हमें क्या लगाया जाता है? हमें इंजेक्शन जो हमारे सिराओं में, वीन्स में लगाया जाता है, और उसी वीन्स से दवाएं जल्दी से ब्लड के सहारे हृदय में पहुंचती हैं, और हृदय क्या करता है? उन्हीं दवाओं को ब्लड के साथ, शुद्ध रक्त के साथ पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और जो ही पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करता है तो वो दवा अपना असर बनाना शुरू कर देती है, और जल्दी से हमारा शरीर ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये रीजन याद रखे रहिएगा। ठीक है, अब अगला रीजन बात करें तो सिराओं की जो दीवारें होती हैं वो बहुत पतली होती हैं। ठीक है, पतली और लचीली कम होती हैं। ठीक है, तो हम इसकी क्या दें? यह इसकी दीवारें जो होती हैं, इसकी आंतरिक भित्ति, यानी इसकी आंतरिक भित्ति या दीवार क्या होती है? पतली होती है। जैसा फिगर में आपको दिख रहा होगा, क्या है? पतली है, होती है। ठीक है, अब पतली क्यों होती है? क्योंकि इसमें कोई भी प्रेशर रक्त हृदय में, तो हृदय फेंक ही नहीं रहा है, वो हृदय में जा रही है, तो आराम से फ्लो में धीरे धीरे फ्लो होती है, इसीलिए इनकी जो दीवारें होती हैं वो बहुत क्या होती हैं? पतली होती हैं। इनमें कोई प्रेशर नहीं दिखता है, जिसकी वजह से इनकी दीवारें आराम से फटेंगी नहीं, और कहीं भी लीकेज नहीं होगा, और आसानी से रक्त उसमें फ्लो होता रहेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज होता है कि आपको दिख रहा होगा, अब फिगर में दिख रहा होगा कि इनके दीवारों में एक कपाट हो जाएगा, जैसे बैरियर टाइप। जैसे अगर आपको उस फिगर में दिख रहा होगा तो उसमें ऐसी लाइन संरचना दिख रही होगी, ये अगर सिरा है तो इनके बीच में ऐसे कपाट दिख रहे होंगे। ठीक है, ये कपाट क्या होते हैं? ताकि फ्लो, अगर कोई चीज वापस, रक्त चूंकि प्रेशर के साथ बह नहीं रहा है, तो हो सकता है कि रक्त इधर वापस आ जाए। ठीक है, हो सकता है ना, इसी वजह से रक्त वापस उल्टी डायरेक्शन में ना फ्लो हो, वो उसी डायरेक्शन में चलता रहे, एक ही डायरेक्शन में, इसीलिए ये बीच बीच में उसकी कपाट्स पाई जाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं धमनी में कोई कपाट नहीं पाई जाती, ये याद रखिएगा। धमनी में अगर कपाट पाई जाएगी तो और प्रेशर लगेगा ना हृदय को, तो हो सकता है हार्ट फेल हो जाए। ठीक है, इसी वजह से उसमें नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें हमारी आंतरिक कपाट पाई जाती है, आंतरिक कपाट उपस्थित होती है। आंतरिक जो कपाट होती है, या बैरियर कह सकते हैं, कपाट उपस्थित होगा, आंतरिक कपाट उपस्थित होगा। ठीक है, उपस्थित होता है।
आंतरिक कपाट उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे की पॉइंट्स हैं। अब बात किया जाएगा कि ये शरीर में कहां पाई जाती है, तो ये शरीर के ऊपरी सतह पे पाई जाएंगे, मतलब मांसपेशी की देखते हैं ना ऊपरी सतह में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसको भी लिख सकते हैं की पॉइंट, ये शरीर के ऊपरी सतह पे पाई जाएंगे, ऊपरी या हम कह सकते हैं त्वचा के जस्ट नीचे। ठीक है, ये शरीर के ऊपरी मांसपेशी पे पाई जाएगी, मांसपेशी पे, शरीर के ऊपरी मांसपेशी में पाई जाती मांसपेशी पर पाई जाती है। ठीक है, ये शरीर के ऊपरी मांसपेशी पाई जाएगा और हम अपना आसानी से अपनी सिराओं को देख सकते हैं, धमनी को नहीं देख सकते। ठीक है, धमनी को नहीं देख पाएंगे लेकिन सिराओं को हम आसानी से देख सकते हैं क्योंकि वो शरीर के ऊपरी वाले भागों पे पाई जाएंगी, मांसपेशी के जस्ट ऊपर पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ हो गया। एक की पॉइंट जैसे आपने धमनी में नोट किया उसी तरह इसमें भी नोट कर लीजिए कि एक की पॉइंट है, एक ऐसी सिरा है जिसमें हमारा क्या बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, यानी हमारे फुफ्फुस या पल्मोनरी सिरा में जो होता है वो सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। अभी आपने पढ़ा किया शुद्ध रक्त बहता था सिरा में, अचानक कैसे आ गया, शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, यानी बस यही एक ऐसी सिरा है जिसमें हमारा शुद्ध रक्त बहता है। वो भी हम पढ़ेंगे जब हार्ट के फंक्शन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें कैसे शुद्ध रक्त बह रहा है। ठीक है, तो वो चीजें हम देख लेंगे आसानी से। ठीक है, तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करिए, फिर हम इसके बाद मेन हमारा अंग पढ़ना है। क्या मेन जो हमारा अंग रहेगा वो रहेगा हृदय यानी हार्ट। अब हमारा जो अगला टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है हमारा हृदय। ठीक है, हृदय। ठीक है, हृदय, तो इसको भी अगर हम चाहें तो मिटा देते हैं, फिर लिख अच्छा रहेगा। ठीक है, यानी हृदय। ठीक है, हार्ट। ठीक है, हार्ट। ठीक है, तो अब हार्ट क्या है, तो यह एक तरह का ना समझिए पंपिंग मशीन है। जैसे अपने गांव में या कहीं भी देखा पंपिंग सेट देखा, जिससे हम पानी को क्या करते हैं, खेत में पानी की सिंचाई की जाती है, खेतों की सिंचाई की जाती है पानी के द्वारा, तो वही पंपिंग सेट। तो समझिए सेम फंक्शन जो पंपिंग सेट करता है, जमीन से पानी को खींचता है और बाहर फेंकता है, वही काम क्या करेगा, यही हार्ट करता है। ठीक है, हमारे शरीर में हार्ट का बस एक ही काम है कि ये रक्त को क्या करेगा, पूरे शरीर से लेगा और वापस पूरे शरीर में पहुंचा देगा। किनके द्वारा, लेगा सिराओं के द्वारा और पहुंचाएगा धमनियों के द्वारा। ये काम करता रहेगा और जीवन पर्यंत करता रहता है। जब तक हमारे सांसें चल रही हैं तब तक ये वर्क करता रहेगा, जो ही बंद हुआ हमारा जीवन का लीला समाप्त हो गई। ठीक है, तो हार्ट क्या है, हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो हार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर का, जैसे दिमाग, फेफड़ा, माइंड हो गया, ये उसी तरह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, नेसेसरी पार्ट है हार्ट। ठीक है, तो हार्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। हार्ट देखिए क्या होता है, हार्ट एक तरह का हम कह सकते हैं एक तरह का कोनिकल शेप में, शंक्वाकार आकार में एक आकृति होती है, जो कि किस पेशी से बनी होती है, जो कि किससे बनी होती है, कार्डिक पेशी की बनी होती है। ठीक है, कार्डिक मसल्स की बनी होती है, कार्डिक पेशियों की बनी होती है। अगर बात करें और कुछ संरचना बात करें और इसके बारे में बात करें तो इसकी स्थिति क्या होती है, तो आप देखेंगे कहते हो लोग एक्चुअली में यहां नहीं, वो एक्चुअली में हमारे सेंटर में स्थित होता है, बीच में वक्ष गुहा, इसको वक्ष गुहा कहते हैं। इससे इस नवल से नाभि से ऊपर की वक्ष गुहा, नीचे की उदर गुहा कहते हैं। ठीक है, यानी एब्डोमिनल कैविटी और थोरैसिक कैविटी। तो जो हमारा हृदय होता है वो कहां पे स्थित होता है, वो वक्ष गुहा यानी थोरैसिक कैविटी में मिडिल ऑफ द चेस्ट होता है, चेस्ट के
क्या होता है, बीच में स्थित होता है, लेकिन वो थोड़ा सा बाएं के साइड में थोड़ा सा टिल्टेड होगा। लेकिन अगर हम उसका आकार देखें ना, तो हमारी अगर बंद मुट्ठी, अगर आप ऐसे बंद मुट्ठी कर लें और ऐसे यहां से अगर काट के कर दिया जाए, तो जो शेप बनेगा वही क्या होता है, हृदय का होता है। ठीक है, आप साइड में फिगर को देख रहे होंगे, देखिए एक बंद मुट्ठी की तरह ऐसे अगर कर दें तो वो थोड़ा सा साइड में लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है, लेफ्ट साइड में हमारे टिल्टेड होता है। ठीक है, झुका हुआ होता है। लेकिन अगर कोई कहे कि एकदम बाएं होता है, तो बाएं नहीं होता है, वो बीच में होता है, बस थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुका होगा। ठीक है, जैसे हमारी अर्थ जो 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है ना अपने एक्सिस से, उसी तरह समझिए हार्ट क्या है, बीच में स्थित होते हुए थोड़ा सा टिल्ट है, थोड़ा सा बाएं झुका हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे हार्ट का कुछ फंक्शन हो गया। तो हार्ट के बारे में लिख लेते हैं। अगर हार्ट की बात करें तो यह एक तरह का शंक्वाकार है, शंक्वाकार आकार में, शंक्वाकार यानी कोनिकल। ठीक है, ठीक है, कोनिकल शंक्वाकार कार्डिक मसल्स से, कार्डिक पेशी से बना हुआ अंग है, पेशी से बना अंग है, बना क्या है, अंग है। ठीक है, अंग है। ठीक है, अब बात करेंगे कि कार्डिक पेशी से बना हुआ है, इसका ये कैसा दिखता है, तो ये बंद मुट्ठी की तरह दिखेगा। ठीक है, यह बंद फिस्ट की तरह, क्लोज्ड फिस्ट की तरह दिखता है। ठीक है, तो वो लिखने की बात नहीं है। इसकी स्थिति क्या होती है, स्थिति अगर पूछे ये कहां स्थित होता है, तो यह हमारा वक्ष गुहा में, कहां, वक्ष गुहा में, यानी वक्ष गुहा यानी थोरैसिक कैविटी। इसको दूसरे पेन से लिखते हैं। ठीक है, इसको दूसरे पेन से लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, थोरैसिक कैविटी। ठीक है, थोरैसिक कैविटी में स्थित होता है, वो भी थोड़ा सा दाएं बाएं तरफ झुका हुआ, बाएं की ओर, बाएं की ओर झुका हुआ। बीच में हम लिखते हैं थोरैसिक कैविटी के बीच में, परंतु परंतु बाएं की ओर झुका हुआ, बाएं की ओर क्या हुआ, झुका हुआ। ठीक है, झुका हुआ, बाएं की तरफ क्या होता है, थोड़ा सा झुका होता है, टिल्टेड होता है। ठीक है, ये तो स्थिति होगी। अगर मैं पूछूं इसका ओरिजिन क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, मतलब उत्पत्ति कैसे होती है, उत्पत्ति। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा था कि रक्त की उत्पत्ति हमारा कहां होती है, जब हमारा एम्ब्रियो होता है, तो एम्ब्रियो कंडीशन में ही ये ऑर्गन बनता है। तो वो किस में बनता है, मीजोडर्मल स्टेज में बनता है, मीजोडर्मल अवस्था में बनता है। यानी इसकी उत्पत्ति कहां पे होती है, मीजोडर्म में होती है, मीजोडर्म अवस्था में होती है, मीजोडर्म अवस्था में होगी, यानी मीजोडर्म स्टेट में होगी, अवस्था में इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये कुछ हमारा की पॉइंट है। उसके और भी सारे की पॉइंट है, जल्दी से नोट करिए, फिर उसको मिटा के इसी में नोट करें, नहीं तो नीचे पता चलेगा, देखेगा नहीं। ठीक है, अगर और भी लिख लें तो हम कह देंगे कि जो मानव का जो हृदय होता है वो 4 कक्षों वाला होता है, जो 4 कक्षों में डिवाइड होता है, 4 कक्षों में डिवाइड होता है, कक्षों में विभाजित होता है। ठीक है, ये 4 कक्षों में विभाजित होता है। कौन कौन, वो होता है दो तरह के होते हैं, 2 कक्ष होते हैं जिसमें वो दोनों दो में हो जाते हैं। मतलब अगर यहां लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं 2 दाएं और बाएं आलिंद और 2 दाएं और बाएं नीले। तो ठीक है, एक दायां आलिंद लिख सकते हैं, ठीक है, एक बायां आलिंद, एक दायां नीलय, एक दायां नीलय और एक बायां नीलय। ठीक है, ये 2 होते हैं हमारे शरीर में, दायां आलिंद, दायां नीलय, बायां नीलय, जिसको राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यहां पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आता है कि बच्चे अपने हाथ के हिसाब से कह देंगे कि इधर दायां आलिंद पड़ेगा, इधर बायां आलिंद पड़ेगा, और नीचे दायां नीले और इधर बायां नीले। तो एक चीज आप याद रखिएगा, जब भी आप हार्ट की बात करें,
हृदय को पढ़े तो हृदय को पढ़ने के लिए हमेशा अपना नहीं, सामने वाले किसी का भी एज्यूम कर लीजिए। आप सामने वाले के जो भी बाएं होगा वो बाएं नीले और बाएं आलिंद होगा, और जो उसका दाहिना हाथ होगा उधर की तरफ दाया आलिंद और दाया नीले होगा। तो कभी भी एक गलती आप कभी मत करिएगा, आप खुद फिगर बनाइएगा तो खुद फिगर बनाते टाइम ऐसा एज्यूम करिएगा, आप अपना हृदय न अज्यूम करके दूसरे का हृदय अज्यूम करिए, तभी वो चीजें हमारी सही हो सकती है, उसके नाम हम सही लिख सकते हैं। नहीं तो सबसे बड़ा बच्चों को देखा गया है कि वो अपने दाहिने हाथ की तरफ दाया आलिंद लिख देते हैं और बाएं हाथ की तरफ बाएं आलिंद लिखते हैं, और यहीं पर हमारा सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। एक्चुअली में जब भी हम हृदय के बारे में पढ़े तो हमें हमेशा सामने वाले के हृदय को पढ़िए। आप एज्यूम करिए कि हम सामने वाले के हृदय को देख रहे हैं, तो सामने वाले हृदय के दाहिने हाथ की तरफ जो पार्ट होगा वो दाया होगा, और जो बाएं हाथ की तरफ होगा वो बायां होगा। तो आसानी से अगर वही हम कॉपी में बनाएं तो कॉपी में जैसे एक छोटी सी रफ का आप देख रहे होंगे, तो कॉपी में इधर देख रहे होंगे, इधर मेरा बायां हाथ है, ठीक है। अगर हम ऐसे हो जाएंगे तो आसानी से हम बता देंगे, ठीक है। तो वही चीज एज्यूम करिएगा कि जब भी आप किसी को देखें तो उसके हमेशा अपोजिट वाले, उसके सामने अपना न देख के हमेशा सामने वाले हृदय की संरचना पढ़ी जाती है, ठीक है। तो आप इधर देखेंगे, इधर वाला हमारा क्या है, दायां आलिंद, और इधर वाला बायां आलिंद। तो ये चीजें हमारे दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर हम अपना पढ़ने लगे तो मेरा तो इधर दायां हाथ होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन ये हमारा गलत हो जाएगा। इसी वजह से जब भी आपके लिए एक प्रिकॉशन है कि जब भी आप हृदय के बारे में पढ़िए तो हमेशा अपने अपोजिट वाले के पढ़िए, अपने सामने वाले के हृदय के बारे में सोचिए, और आसानी से उसके पार्ट्स दायां बायां में आप कभी कंफ्यूजन नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीजें आप गलती मत करिएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, वो चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए और भी चीजें हैं, लिख लें इसको फटाक से नोट करिए, फिर और भी सारी चीजें इसके बारे में लिखते हैं। अब बात करते हैं इसका वजन कितना होता है, ठीक है। तो इसका वजन बात करेंगे तो इसका वजन 200 ग्राम से लेके टू 450 ग्राम के अप्रॉक्स होगा, ठीक है। जो इसका वजन होगा वो 200 ग्राम से लेके 450 ग्राम के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। इतना ही बड़ा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। जैसे जिसकी संरचना उसी हिसाब से वो होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें कि ये क्या करता है, ये कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में। अगर इसके धड़कने की बात की जाए तो ये 1 मिनट में 72 बार धड़केगा, ठीक है, पर मिनट, ठीक है। पर मिनट यह 72 टाइम्स धड़केगा। आप कहेंगे कि ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है। बच्चों में जैसे इसकी जो धड़कने की क्षमता होती है वो बहुत तेज होती है, ठीक है, क्योंकि उनका बॉडी डेवलप होता है, तो बॉडी डेवलप होने के लिए उन्हें ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है। तो ऑक्सीजन को कौन ट्रेवल कराएगा, ब्लड ट्रेवल कराएगा। अब ब्लड को ट्रेवल कराने के लिए किसको काम करना पड़ेगा, हार्ट को काम करना पड़ता है। इस वजह से हार्ट बच्चों में जो जन्म लेते बच्चे होते हैं, वो जो अब जब अभी ग्रोथ कर रहे होते हैं 4 साल 5 साल के, उनके जो हार्ट बीट होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन जो सामान्य मनुष्य होता है उसका 72 बार। लेकिन आप कई बार देखते हैं कि जब आप कोई काम कर ले, रनिंग करके आ जाए, तो आप हार्ट बीट को ऐसे चेक करें तो बहुत तेज धड़कता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि एनर्जी के रूप में खर्च हो रही है, तो जल्दी जल्दी उन ब्लड को ऑक्सीजन पहुंचाना पड़ता है उस सेल को। इसी वजह से रक्त को ज्यादा काम करना पड़ता है, और देखते हैं आप जल्दी जल्दी सांसें लेते हैं। तो ये सभी जो भी सिस्टम है ना वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो ये चीजें हमारी हो गई हार्ट के बारे में। अब हार्ट की आपको संरचना देख रही है, ये हमारा ओपन स्ट्रक्चर है, हार्ट का ओपन स्ट्रक्चर है। अब तक आपने देखा जो खुला हुआ स्ट्रक्चर मतलब बंद स्ट्रक्चर था कैसा दिख रहा था, अब ये आप ओपन स्ट्रक्चर को भी देख रहे थे। अब इस ओपन स्ट्रक्चर में आपको सारी चीजें दिख रही हैं कि कौन सा दायां नीला है, कौन सा बायां नीला है, कौन सा दायां आलिंद है, कौन सा बायां आलिंद है, ठीक है। वो चीजें आप देख रहे होंगे। उसी आप इसमें देख रहे होंगे कि एक तरफ बायां नीले और बायां आलिंद के बीच सॉरी, हम अभी एक चीज और देख लीजिए, इसको पहले लिख लीजिए फिर हम उस फिगर को देखते हैं, ठीक है। अब हम हार्ट के बारे में देखते हैं कि ये इसका फंक्शन क्या है, क्रियाविधि कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो
आप इस हार्ट को देख रहे होंगे, एक इधर दायां आलिंद होगा, उधर बायां आलिंद होगा, इधर दायां नीला, इधर बायां नीला। तो बाएं नीले और बाएं आलिंद के बीच में एक वाल्व पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। और दायां आलिंद और दायां नीले के बीच में एक वाल्व पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। अभी आप सोचेंगे कि इसका क्या क्या है, ठीक है। देखिए इंडिविजुअली पहले हम ऐसे बता देते हैं, फिर उसको इस फिगर में आप देखते रहिए, जो जो हम बोलेंगे आप उसको ऑब्जर्व करते रहिए कि अब हम क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हमने क्या कहा कि पहली बात क्या होती है कि हार्ट के किस भाग में रक्त पहले पहुंचेगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि हमारा शरीर में जो रक्त होता है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, मतलब कि एब्डोमिनल कैविटी से कौन रक्त को लेके जाएगा और थोरैसिक कैविटी से रक्त को कौन लेके जाएगा, ठीक है। तो अगर बात किया जाए एब्डोमिनल कैविटी से पूरे ऊपर वाले शरीर के पूरे बॉडी से जो भी रक्त को लेके जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा मतलब होता है कि ये सुपीरियर वेना कावा हमारे शरीर के ऊपरी भाग यानी एब्डोमिन थोरैसिक कैविटी से रक्त को कहां पहुंचाती है, दाएं आलिंद में पहुंचाती है, ठीक है। तो आप फिगर में देखें तो हम अगर इसका एक रफ डायग्राम फिगर आप उसमें देख रहिए और एक रफ डायग्राम हम बनाते हैं। तो अगर हम रफ डायग्राम बनाया जाए तो एक हम ऐसे एक हार्ट का रफ डायग्राम हम बना लेते हैं, ऐसे हार्ट को बना लेते हैं, ठीक है। रफ डायग्राम भी बनाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए रफ डायग्राम में बनाने के बाद हम इसको क्या करते हैं, 4 चैम्बर में डिवाइड कर देते हैं, 4 ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। हमने कहा कि एक यहां पे वाल्व पाई जाती है और एक वाल्व यहां पे पाई जाती है, ठीक है। एक वाल्व हमारी यहां पे हो गई, ठीक है, और एक वाल्व हमारी यहां पे हो गई, ठीक है। समझ लीजिए ये वाल्व हो गया, ठीक है। अब इस वाल्व को क्या बोलते हैं, तो जो ये वाल्व होती है ये हम यहां 1 लिख देते हैं और यहां 2 लिख देते हैं ताकि आप समझते रहें। तो अगर हम इसकी बात करें तो जो ये पहली वाल्व है वो ट्राइकस्पिड वाल्व है, नंबर 1 पे जो है वो ट्राइकस्पिड वाल्व है, और जो नंबर 2 पे है वो क्या है, बाइकस्पिड वाल्व है, ठीक है। अब ये हमारा, इसको इंग्लिश में अगर इंग्लिश में लिखा जाए तो इसको हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, दाया आलिंद शॉर्ट में और यहां दाया, इसको नीला, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। ये हमारा बाया है आलिंद और ये हमारा बाया नीला, ठीक है। पूरा नाम ना लिखें, आराम से छोटा लिख देते हैं, समझ जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज बताइए, अब एक ये बात होती है, आप फिगर में उसको भी देखते रहिए और इसको समझते रहिए, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा कि जब भी कोई रक्त, अगर ये शरीर का, अगर एक शरीर है मान लीजिए, है ऐसी संरचना है शरीर की, मान लीजिए ऐसी संरचना है सपोज करिए, ठीक है। तो ये चीजें इतना बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस ये इतना जानिए। अब शरीर के ऊपरी हिस्से से भी रक्त आएगा, नीचे हिस्से से भी आएगा और ऊपरी हिस्से से भी आएगा। तो जो रक्त आता है ऊपरी हिस्से से कौन लेके आता है, सुपीरियर वेना कावा लेके आती है, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा लेके आएगी, ठीक है, वेना कावा लेके आएगी। शरीर के ऊपरी भाग से कौन लेके आएगा, सुपीरियर वेना कावा। शरीर के निचली भाग से, तो एक काम करते हैं इसको हम ब्लैक से ना ब्लू से बनाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा, ठीक है। इसको हम ब्लू से बनाते हैं। देखिए एक ऊपरी शरीर से ऊपरी हिस्से में आया रक्त और शरीर के निचले हिस्से से रक्त आया, ठीक है। तो ये कौन लेके आएगा, ये लेके आएगा सुपीरियर वेना कावा, वेना कावा, और इधर से कौन लेके आएगा, इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। अब हमारा रक्त को लेके कहां आएंगे, दाएं आलिंद में आएंगे। किस में आएंगे, दाएं आलिंद में अब आ जाएंगे। अब क्या करेगा, ये दायां आलिंद क्या करेगा, एक थोड़ा सा एक तौर पे हार्ट क्या करेगा, अपने आप को प्रेस करेगा, ठीक है। ये रक्त इसी प्रेस की वजह से किस में पहुंचेंगे, दाएं नीले में पहुंचेंगे। कहां पहुंचेगा, दाएं नीले में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब प्रेस होने की वजह से ये रक्त जो होगा वो दाएं नीले में हमारा पहुंच जाएगा। अब दाएं नीले में क्या होगा, अब इसी वजह से ये जो नंबर 1 पे मैंने लिखा है ये होती है ट्राइकस्पिड वाल्व। अब वाल्व की अगर प्रॉपर्टी जाने तो वाल्व क्या होता है, एक तौर पे हम समझ ले, वाल्व एक डायरेक्शनल होता है, वन डायरेक्शनल होता है, मतलब वो किसी भी चीज को एक ही दिशा में जाने देगा, हर दिशा वापस उल्टी दिशा में नहीं जाने देगा। जैसे आपने अपने बाइसिकल या बाइक के टायर में एक वाल्व लगाई जाती है, वो
वो वाल्व देखते हैं, अगर कट जाता है तो हवा निकल जाती है। अगर वो वाल्व सही रहता है तो केवल हम हवा पंप से भर दें तो वो हवा टायर में भर जाएगा ट्यूब में, लेकिन वापस निकलेगा नहीं, ठीक है। तो वाल्व बस एक ही होता है, अगर नीचे से ऊपर जाने देगा, मतलब ऊपर से नीचे जाने देगा तो वो उधर ही जाने देगा, ऊपर वापस नहीं आने देगा। लेकिन अगर वो ऊपर से नीचे से ऊपर जाने दे रहा है तो नीचे नहीं जाने देगा। मतलब का कि वो एक डायरेक्शन में जाने देगा, अलाउ करेगा किसी को भी एक डायरेक्शन में जाए। तो ब्लड ऊपर से दाएं आलिंद से दाएं नीले में पहुंच रहा है तो वो कहेगा कि भैया आप बस दाएं नीले में रहिए, वापस आपको दाएं आलिंद में नहीं जाना है। जो ही रक्त आएगा ये खुलेगा, और जो ही रक्त आ जाएगा ये क्या हो जाएगा, वापस बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से जो रक्त होगा, अगर हार्ट अपने आप को फिर संकुचित करेगा तो वो रक्त वापस दाएं नीले में, दाएं आलिंद में ना जा पाए, दाएं नीले से, ठीक है। तो अब हमने देखा कि रक्त हमारा कहां पहुंचा, दाएं नीले में पहुंच गया। अब यहां पे क्या होगा, तो देखिए दाएं नीले से अंदर एक संरचना पाई जाएगी, वो कहां पहुंचेगी, बाएं नीले के पास पहुंचेगा। ये रक्त हमारा कहां पहुंचेगा, बाएं आलिंद में पहुंचेगा। अब यहीं से यानी पहला प्रोसेस हुआ कि हमारा ये पहला प्रोसेस हो गया, ठीक है, दाएं आलिंद में। दूसरा प्रोसेस हो गया कि वो दाएं नीले में पहुंचा। तीसरा प्रोसेस क्या होगा कि वो बाएं आलिंद में पहुंचेगा। अब यहीं से बाएं आलिंद से वो निकलेगा कहां पे, किधर के लिए, वो पहुंचेगा लंग्स के लिए। किसके लिए, हम फेफड़ा लिख देते हैं, फेफड़े के लिए पहुंचेगा, ठीक है, ठीक है, फेफड़े के लिए पहुंचेगा। यही बाएं आलिंद से वो कहां पहुंचेगा, फेफड़े में पहुंच जाएगा। अब देखिए यहीं पे एक चीज याद रखने वाली बात है कि जिसकी वजह से वो बाएं आलिंद में पहुंचता है, ठीक, बाएं आलिंद से फेफड़े में पहुंचता है, इसी धमनी को हम क्या बोलते हैं, ये एक तरह की धमनी होती है, और इसी धमनी को क्या बोलते हैं, फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुफ्फुस धमनी बोलते हैं, यानी पल्मोनरी धमनी, ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा। पल्मोनरी आप लिखाया ही गया है तो पल्मोनरी धमनी कहते हैं। अब समझ में आया ना कि मैंने बोला था कि जब हार्ट का फंक्शन पढ़ेंगे तब हम जान लेंगे कि ये पल्मोनरी धमनी होती क्या है। तो ये डायरेक्ट कनेक्टेड होती है किससे, फेफड़े से कनेक्टेड होती है, और यही रक्त फेफड़े के पास पहुंच जाएगा, ठीक है, यही रक्त फेफड़े के पास पहुंच जाता है, ठीक है। अब जब पहुंचेगा तो उधर से हमने क्या लिया है, हमने हवा के साथ ऑक्सीजन को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। तो वो ऑक्सीजन के साथ वो फेफड़े में हवा कहां आएगी, वायुकुपिकाओं में आएगी, यानी एल्वोलाई में जाके इकट्ठा होगी, और यहां से फुफ्फुस धमनी से जो अशुद्ध रक्त है वो कहां पहुंचेगा, उन एल्वोलाई में पहुंचेगा, और एल्वोलाई में क्या करेगा, वो ऑक्सीजन को अपने ऊपर कैरियर करेगा, क्योंकि आपने जाना था कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन क्या होता है, कैरियर होता है, ठीक है। अगर आपने वो क्लास नहीं पढ़ी है तो पिछली क्लास जरूर पढ़िएगा, ठीक है, तो अब आपको ये और चीजें अच्छी समझ आएगी। तो वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, अपने ऊपर बैठा लेता है हीमोग्लोबिन। उसके बाद क्या करता है, जो फेफड़े से वो जो शुद्ध रक्त होता है, अभी जो पहुंचा वो अशुद्ध रक्त था, क्योंकि पल्मोनरी धमनी में हमारा अशुद्ध रक्त रहता है। अब वो वापस वो शुद्ध रक्त किसके थ्रू आएगा और कहां आएगा, ठीक है। तो ये चीजें याद कर लें। इसको हम अब जो शुद्ध रक्त आएगा उसको हम रेड से दिखाएंगे तो ज्यादा बेटर समझ आएगा, ठीक है, ठीक है। अब हम देखेंगे यहीं से वो रक्त, ब्लैक पेन से रेड पेन ना, ठीक है। अब यहीं से फेफड़े से हमारा शुद्ध रक्त, कौन रक्त, शुद्ध रक्त, ठीक है, ये हमारा O2 युक्त रक्त होगा, O2 युक्त रक्त, ठीक है, O2 युक्त रक्त। अब यही रक्त हमारा वापस कहां आएगा, बाएं आलिंद में आएगा, और बाएं आलिंद से कहां जाएगा, बाएं नीले में चला जाएगा, ठीक है, और बाएं नीले में आएगा। अब ये सोचिए रक्त बाएं नीले में आया तो आने के बाद ये उसमें क्या करेगा, वापस न जाए, इसीलिए यहां पे एक वाल्व लगी होती है, जिस वाल्व को हम क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है, यही वाल्व होती है। ये क्या करती है, ये उस रक्त को वापस बाएं आलिंद में जाने से रोक लेगा, और यहीं से बाएं नीले से वापस रक्त कहां पहुंच जाएगा, महाधमनी से पूरे शरीर में निकल जाएगा। कहां से, जिसको हम कहते हैं महाधमनी, महाधमनी, ठीक है, जिसके क्या कहते हैं, एओर्टा, एरोटा, एओर्टा या एओर्टा या एरोटा जो भी बोलिए, और महाधमनी से वो निकल जाएगा। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहां पे एक बार हमारा रक्त यहां आया, वापस रक्त बाहर निकला, फिर से तुरंत रक्त अंदर आया, तब जाके पूरे शरीर में हमारा
फैल गया। इसी वजह से जो मानव का हृदय होता है वो दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। जो मानव का हृदय होता है वो दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, मतलब डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्यों होता है? आपने यहां पे देखा कि पहली बार हमारा यहां बॉडी यानी शरीर से हमारा रक्त कहां जा रहा है? हृदय में जा रहा है, हृदय के दाएं आलिंद में पहुंच रहा है, वापस दाएं से दाएं नीले से बाएं आलिंद और बाएं आलिंद से फेफड़े में पहुंचा। अब हमारा हृदय से रक्त वापस बाहर निकल गया, पहली बार आया फिर से निकल गया, ठीक है, फिर फेफड़े में गया, फेफड़े से शुद्ध रक्त हो बन के आया, मतलब ऑक्सीजन के साथ होके आया वापस कहां पे? हृदय में। तो पहली बार गया हृदय में, फिर निकला, फिर दोबारा हृदय में आया, अब तब जाके हृदय से पूरे शरीर में फैल गया। इसी वजह से मानव का जो हृदय होता है वो दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है या दोहरा परिवहन तंत्र होता है। तो पूछा जा सकता है कि किस मानव का हृदय जो परिसंचरण होता है वो कैसा होता है, एकहरा, सिंगल की दोहरा होता है? तो आप कहेंगे कि मानव का हृदय जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वो दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। वो क्यों होता है? अगर आपसे कोई टीचर पूछे तो कह दीजिएगा सर पहली बार हमारा सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से दाएं आलिंद में पहुंचता है, दाएं ऑरिकल में राइट ऑरिकल में पहुंचता है, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है, राइट वेंट्रिकल से हमारा लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचेगा, लेफ्ट ऑरिकल से फिर से रक्त क्या होता है? बाहर निकलता है और फेफड़े में पहुंचता है। फेफड़े में किसके द्वारा पहुंचेगा? तो वो होती है फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी के द्वारा पहुंचता है और यही वो धमनी है जिसमें हमारा क्या बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है, मतलब बिना ऑक्सीजन वाला रक्त बहता है। अब वापस जो हमने ऑक्सीजन को फेफड़े में लिया है उस ऑक्सीजन में वो क्या होगा? रक्त पहुंचेगा और ऑक्सीजन को बैठाएगा अपने साथ हीमोग्लोबिन, क्योंकि रक्त में आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वो आरबीसी को बैठाए, आरबीसी क्या करेगा? रक्त के ऑक्सीजन में बैठा लेगा और उसके वापस वो लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। लेफ्ट ऑरिकल के आने के बाद वो फिर एक वाल्व से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और उसी जो वाल्व से होता हुआ आता है उसी वाल्व को कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, और इधर को वन को क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। अब वापस वो यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से वो रक्त कहां? एरोटा से होते हुए पूरे महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में फैल जाता है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं? जो मनुष्य का जो हृदय होता है वो दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। तो आप अच्छे से एकदम पढ़ लिए। आप इधर इस फिगर में भी देख रहे होंगे, साइड में एक फिगर भी आपको अभी दिख रहा होगा, इसमें वो देखिए कैसे कैसे फंक्शन हो रहा है, जिसको हमने रफ डायग्राम में बताया। आप उसको आप एक फिगर के रूप में देख रहे होंगे कि ब्लड पहले हमारा दाएं आलिंद में आ रहा है, दाएं आलिंद से वापस दाएं नीले में आ रहा है जिसमें एक वाल्व लगी है जिसको हम क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। उस वाल्व से वापस होते हुए वो बाएं आलिंद में जा रहा है, बाएं आलिंद से वापस वो हृदय में पहुंच जा रहा है, फिर हृदय से O2 को साथ लेके वो कहां आ रहा है? बाएं नीले में आ रहा है और बाएं नीले से फिर से महाधमनी से होते हुआ पूरा शरीर में फैल जा रहा है। तो ये हमारा रहा हृदय का कार्य विधि या वर्किंग फंक्शन ऑफ द हार्ट, यानी हृदय की क्रिया विधि। ये हमारा पूरा तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसको भी चाहे बना ले, उसको भी वो फिगर आपको दिख रहा बना ले। उसके अलावा आपको नोट्स में वो सारी चीजें फिगर में एकदम अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट आपको मिल जाएंगी, ठीक है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। आपको नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, आपको वो मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में, हैंड रिटन नोट्स दिख जाएगा, ठीक है। आपने अब मुझे आशा है कि आपको एकदम पूरा बिल्कुल हार्ट के फंक्शन को आपने समझ लिया, ठीक है। तो जल्दी से इसको भी एक रफ डायग्राम बना लीजिए और फिर हम आगे पढ़ते हैं। और भी सारी चीजें हैं जिसको हम पढ़ना बाकी है, तो वो चीजें पढ़ के हम इस रक्त परिसंचरण को खत्म कर लेंगे आज, ठीक है। तो जल्दी इसको बना लीजिए, फिर आगे हम पढ़ते हैं। अब हमारा पढ़ेंगे हृदय स्पंदन। हृदय स्पंदन या हृदय का धड़कना, हृदय का धड़कन ये भी लिख सकते हैं। कहीं पूछ दे हृदय का धड़कन क्या है, वो मूवी वाला धड़कन नहीं, हृदय का धड़कन यानी हार्ट बीट, ठीक है, हार्ट बीट। अब देखिए हमने पढ़ा था कि हृदय जो होता है वो 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है और हमारे शरीर में हमने कल भी पढ़ा था कि हमारे सामान्य मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 5.5 या 6 लीटर रक्त तो होता ही है, ठीक है। तो वो रक्त 1 मिनट में उस रक्त को हृदय 72 टाइम धड़क के क्या करेगा? बाहर बार बार फेंकेगा और अपने पास लाएगा, ठीक है। तो इसी में हमें पढ़ना है कि जब हृदय अपने आप को सिकोड़ता है, यानी जब हृदय अपने आप को जब सिकुड़ेगा,
हृदय का सिकुड़ना क्या कहलाता है, ये पूछा जाएगा। सिकुड़ना क्या कहलाएगा, उसको हम बोलते हैं। और एक चीज होता है हृदय का फैलना। ठीक है, दो चीजें आएंगी, फैलना और सिकुड़ना। ठीक है, हृदय सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा तो वो हार्ट को प्रेशर करके बाहर निकालेगा, और फैलेगा तो यानी उसमें शिराओं के द्वारा रक्त आ रहा है। ठीक है, तो उसको हम इसे लिखते हैं। ठीक है, तो अब हृदय जब सिकुड़ेगा उसको हम क्या बोलते हैं, प्रंकुचन। ठीक है, प्रंकुचन इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रंकुचन यानी सिस्टोल। क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं। ठीक है, प्रंकुचन यानी सिकुड़ना, जिसको हम सिस्टोल कहते हैं। अब होता है फैलने को हम क्या बोलते हैं, फैलने को हम बोलते हैं अनुशिथिलन। अनुशिथिलन मतलब वापस अपनी स्थिति में आ जाना, जिसको अनुशिथिलन और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायस्टोल। डायस्टोल। ठीक है, डायस्टोल बोलते हैं। ठीक है, तो यानी हृदय के सिकुड़ने की प्रक्रिया को प्रंकुचन सिस्टोल कहते हैं, और हृदय के फैलने की प्रक्रिया को अनुशिथिलन या डायस्टोल कहते हैं। तो जब वो सिकुड़ेगा तो वो हार्ट रक्त को क्या करेगा, अपने से बाहर फेंकेगा, और जब फैलेगा तो यानी रक्त के उसके अंदर आएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमारी हो गई। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम हृदय का स्पंदन कहते हैं। अब ये जो सिस्टोल होता है इस टाइम आवाज कुछ और होती है, और जब डायस्टोल होता है उस टाइम आवाज कुछ और होती है। तो आप अगर सुनेंगे तो इसको, इसकी आवाज लब की तरह आएगी, LUB, लब की तरफ आएगी, और इसकी जो आवाज आएगी वो डब की तरह आएगी। यानी जब अब अगर आप स्टेथोस्कोप से हम पढ़ेंगे कि उससे किससे सुना जा सकता है, तो अगर आप जब सुने तो लब डब लब डब लब डब लब डब की आवाज आती है। ठीक है, यानी जो सिकुड़ने की जो आवाज होती है वो लब होती है, LUB, और जो फैलने की आवाज होती है, डायस्टोल की आवाज होती है, वो होती है डब। यानी लब डब लब डब लब डब ये प्रक्रिया होती रहती है। तो ये हमने देख लिया कि इसी को हम क्या कहते हैं, हृदय का स्पंदन या हार्ट बीट कहते हैं। और वो हार्ट बीट होता है एक मिनट में 72 बार धड़कने की। ठीक है, और हर सेकंड में जो गैप होता है वो लगभग 0.8 सेकंड का गैप होता है। हर लब और डब में 0.8 सेकंड का गैप हमारे पास होगा। मतलब अगर एक बार लब होगा उसके बाद हमारा 0.8 सेकंड के बाद हमें आवाज सुनाई देगी क्या, डब की। 0.8 सेकंड, एक सेकंड पूरा नहीं, लगभग एक सेकंड के अप्रॉक्स, यानी 0.8 सेकंड के बाद मतलब टाइम होता है लब और डब की, इसीलिए लब डब लब डब ऐसे आवाज सुनाई देती है। एक सेकंड नहीं होता, लेकिन 0.8 सेकंड की हमारे बीच की गैप होती है, किसके, सिकुड़ने और फैलने, यानी प्रंकुचन और अनुशिथिलन की जो गैप होती है वो हमारी 0.8 सेकंड की होती है। इसीलिए अगर आप स्टेथोस्कोप से आप सुनेंगे तो आप देखेंगे लब डब ऐसी आवाज, या अपने हाथ पे ऐसे रख के देखें तो महसूस होगा धक धक ऐसे आवाज हो रही है, तो वो ही चीजें होती रहती है। ठीक है, तो वो टाइम भी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। और ये कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार एक मिनट में। केवल एक सामान्य अवस्था में होंगे, ये मत करिए कि आप दौड़ के आए, कोई वर्क करके आए, कहेंगे सर जी आप तो बताए थे 72, ये तो 72 ज्यादा हो गया। नहीं, सामान्य स्थिति में जो रक्त के हार्ट बीट का जो होता है टाइम वो 72 बार ही होता है एक मिनट में। ठीक है, आप एक मिनट टाइम लगा के और स्टेथोस्कोप से देखिएगा तो 72 बार आएगा, अगर आपने सही कैलकुलेट किया होगा तो ही। ये मत आप गलत कैलकुलेट मत कर दीजिएगा। ठीक है, तो सही कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे एकदम 72 टाइम होगा। इसको भी फटाक से नोट कर लीजिए, फिर आगे हम पढ़ते हैं। और ये एक ही को माना जाएगा। एक चीज और याद रखिएगा, कई बार बच्चे कंफ्यूज होंगे, दोनों यानी एक बार प्रंकुचन और एक बार अनुशिथिलन को ही हम एक हार्ट बीट कहते हैं, इसीलिए कहते हैं हाँ 1 2 3। ठीक है, ऐसे मिलके 72 बार होता है। ठीक है, तो एक, ये भी लिख लीजिए, एक प्रंकुचन व एक अनुशिथिलन को मिला के ही क्या होता है, एक अनुशिथिलन को मिला के ही हमारा क्या बनता है, एक हार्ट बीट बनता है, एक हृदय स्पंद होगा, स्पंदन कहलाएगा, एक हृदय स्पंदन कहलाएगा, स्पंदन। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, यानी 1 हार्ट बीट, एक हार्ट बीट कहेंगे। ठीक है, ये याद रखेगा, आप इसको नोट कर लीजिए।
अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, रक्तदाब। ठीक है, दो तरह के रक्तदाब होंगे, वो कौन कौन सा रक्तदाब है। तो पहले हम देख लेते हैं रक्तदाब क्या होगा। रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, रक्तदाब। ठीक है, रक्तदाब। तो अभी हमने पढ़ा था कि हार्ट को हार्ट के द्वारा रक्त को अगर धमनी में भेजना होता है तो बहुत प्रेशर लगा के भेजना पड़ता है। इसीलिए धमनी की जो दीवारें होती हैं वो आंतरिक दीवारें क्या होती हैं, मोटी होती हैं। तो वही मतलब हुआ। इसीलिए रक्त जो दाब होता है, रक्त दाब यानी हार्ट को एक प्रेशर के साथ हृदय को, रक्त को अगर धमनी में भेजना है तो एक प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, एक प्रेशर के साथ भेजता है। तो उसी दाब को हम क्या बोलते हैं, रक्तदाब बोलते हैं। मतलब कि हृदय के द्वारा रक्त को धमनी में भेजने के लिए लगाया गया दाब ही क्या कहलाता है, रक्तदाब कहलाता। अब ये दो तरह का होगा। ठीक है, एक होगा कि हमारा प्रंकुचन रक्तदाब और एक अनुशिथिलन रक्तदाब। रक्तदाब दो तरीके के होंगे। पहला क्या होगा, यानी रक्तदाब के बारे में तो आप जान लिए कि रक्त हृदय के द्वारा लगाया गया दाब जो रक्त को धमनी में भेज सके उसी को क्या बोलते हैं, रक्तदाब कहते हैं। अब एक होता है, रक्तदाब दो टाइप के होते हैं। पहला होता है प्रंकुचन रक्तदाब। ठीक है, प्रंकुचन या संकुचन भी बोलते हैं, कई जगह ऐसे भी पूछ दे तो ये भी याद रहे, इसको भी लिख दे रहे हैं, संकुचन रक्त दाब, संकुचन रक्त दाब। यानी हमारे ये क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब देखिए प्रंकुचन रक्तदाब का मतलब होता है वह दाब जिसके द्वारा हृदय रक्त को क्या करेगा, शरीर में धमनी में भेजेगा। जिस दाब के द्वारा हृदय रक्त को धमनी में भेजेगा उसी रक्त को दाब को हम क्या कहेंगे, प्रंकुचन या संकुचन रक्तदाब या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखा जाए, इसका मतलब ये है कि इसको क्या किया जाएगा, हृदय रक्त को धमनी में भेजने के लिए जो दाब लगाएगा, जो दाब लगाएगा। ठीक है, दाब लगाएगा। ठीक है, उसी दाब को हम क्या बोलेंगे, प्रंकुचन रक्तदाब या संकुचन रक्तदाब या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब ये कितना होता है, तो वो हमारा होता है, इतना दाब होता है कि वो 120 mm प्रेशर होता है पारा वाला। ठीक है, तो इसको हम दूसरे पेन से लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 120 mm Hg। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 120 mm का मतलब है कि वो एक ऑपरेटस होता है। आप साइड में एक ऑपरेटस देख रहे होंगे, इसी तरह उसमें पाइप में पारा भरा होता है, हाइड्रोगेरम होता है। ठीक है, मरक्यूरी होती है, जिसके द्वारा जब वो प्रेशर, जब इतना प्रेशर होगा कि उस मरक्यूरी कितनी mm चढ़ जाएगी, 120 mm चढ़ जाएगी, तो उसी दाब को हम क्या बोलते हैं, प्रंकुचन या सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ये 120 mm Hg लिखा जाता है। ठीक है, ये आप चीजें जान जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे अनुशिथिलन रक्तदाब। ठीक है, जो दूसरा है वो हमारा क्या है, अनुशिथिलन रक्तदाब। ठीक है, तो दूसरा हम देखते हैं अनुशिथिलन दाब, अनुशिथिलन रक्तदाब ना, रक्तदाब, अनुशिथिलन रक्तदाब यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर।
और ये सारा काम किस में होता है, याद रखिएगा नीले में होता है, क्योंकि सभी नीले ही क्या करता है, रक्त को लाएगा वापस और भेजेगा। ठीक है, तो ये देखिए, तो अनुशीतलन क्या होता है, हृदय के, हम कह सकते हैं यहां हृदय के नीलय के द्वारा लगने वाला दाब, नीलय के द्वारा, नीलय का दाब। ठीक है, कब, जब वो क्या हो रहा हो, शिथिल हो रहा हो, फैल रहा हो, जब वह क्या हो रहा हो, फैल रहा हो, फैल रहा हो। ठीक है, कब, एक वह प्रेशर जो हृदय पे जो प्रेशर होता है, कब, जब हृदय का नीलय भाग जब फैल रहा होता है, तो उस पे जो फोर्स लगता है, प्रेशर लगता है, फोर्स नहीं प्रेशर लगता है, दाब लगता है, उसी दाब को क्या बोलते हैं, अनुशीतलन दाब कहते हैं। अब ये देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसको इस पेन से लिखें, इसकी वैल्यू होती है 80 mmHg। ये सामान्य ब्लड प्रेशर है, ये कम और अधिक हो जाएगा तो इसीलिए देखते हैं लोग चक्कर आने लगता है तो नमक पानी का घोल डोल दिया जाता है। ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, 80 mm जब Hg पे हमारा प्रेशर होगा, ब्लड प्रेशर, तो वो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो गया, यानी अनुशीतलन ब्लड प्रेशर होगा। इसका मतलब होगा कि वो हृदय का नीलय होगा, अब वो रक्त को फेंक चुका है, अब वो वापस फैल के रक्त को आने दे रहा अपने अंदर। ठीक है, और उसमें क्या हमने पढ़ा था कि रक्त को हृदय क्या करेगा, बाहर की तरफ फेंकेगा, तो उसमें 120 mmHg हमारा प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये दो चीजें हमारी बाकी थी, ये भी हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हमें नहीं, एक चीज और छूट रहा है कि इनको हम किससे मेजर करते हैं या चाहे कैसे मेजर करते हैं, वो भी चीज आपको लिखवा देते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, बहुत हो सकता है ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछ दे। ठीक है, तो आप इसको भी लिख लीजिए, फिर हम आगे इसको करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि अगर रक्त के दाब को मेजर करना है, रक्त के दाब को मापने वाला यंत्र। ठीक है, रक्त के दाब को अगर मेजर करना है, रक्त के दाब को मापने वाला यंत्र। ठीक है, रक्त के दाब को, यानी रक्त दाब को मापने वाला जो यंत्र होता है, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम स्फिग्मो मैनोमीटर होता है। ठीक है, स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, नाम थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, स्फिग्मो मैनोमीटर होता है। ठीक है, अगर इंग्लिश में दिया जाता है मैनोमीटर। ठीक है, ये उसका ये यंत्र है, इसी यंत्र के द्वारा आपको क्या नापा जाता है, रक्त का दाब नापा जाता है। ठीक है, आपको साइड में फिगर दिख रहा होगा, यही वो यंत्र है जो अक्सर डॉक्टर के पास दिखा जाएगा, जो हाथ पे बांध के उसका पंप का यूज करके हम हमारा मेजर करते हैं कि हमारा हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है। ठीक है, अब एक और चीज बचेगी कि अगर हमें उसकी आवाज सुननी, यानी हार्ट की, हृदय की अगर आवाज सुनाने वाला, हृदय की आवाज सुनाने वाला यंत्र, मतलब जिसकी वजह से हृदय की आवाज सुनते हैं। ठीक है, सुनाने वाला यंत्र, उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्टेथोस्कोप। ठीक है, स्टेथोस्कोप, जो कि आपने अक्सर डॉक्टर के गले में ऐसे लटका हुआ देखा होगा, जो कि आपको फिगर में भी दिख रहा है, वही क्या है, स्टेथोस्कोप है। ठीक है, स्टेथोस्कोप। ठीक है, यही हमारा है। तो ये दो यंत्र है बहुत ही इंपॉर्टेंट, अक्सर मेडिकल स्टोर या हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास ये जरूर दिख जाते हैं। एक होता है रक्त का दाब मापने वाला यंत्र, जिसको स्फिग्मो मैनोमीटर कहते हैं, और एक हृदय की आवाज सुनाने वाला यंत्र, जो कि क्या होता है, स्टेथोस्कोप होता है। ठीक है, तो ये दो यंत्र हैं, इसको भी याद कर लीजिए, लिख लीजिएगा, क्या पता कि एग्जाम में ये पूछ दे। ठीक है, तो फटाक से नोट करिए। उसके बाद हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि हमारा रहेगा रक्त का कार्य। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम मिटा दें।
रुधिर या रक्त के कार्य, वर्किंग ऑफ ब्लड। ठीक है, तो आपने पढ़ भी लिया था, लेकिन एक बार समराइज कर लेते हैं। अगर हम पहला बात करें तो ये O2 का क्या करेगा, O2 का संवहन करता है, O2 का संवहन करेगा। साथ में यह, अगर हम दूसरा पॉइंट लिखे तो यह CO2 का भी संवहन करेगा, CO2 का विनिमय करेगा। ठीक है, विनिमय करेगा। O2 को शरीर के अंदर लेके जाएगा कोशिकाओं तक, और कोशिकाओं से CO2 को बाहर निकालने का काम करेगा। ठीक है, तो ये हो सकता है। इसके अलावा वो अन्य अपशिष्ट पदार्थों को भी कहां तक पहुंचाता है, जैसे यूरिया हो गया, इन सभी पदार्थों का भी वो कहां पहुंचाएगा, हमारे किडनी तक पहुंचाता है। ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं तीसरा पॉइंट कि यह अपशिष्ट पदार्थों का कुछ अपशिष्ट पदार्थ, कुछ विषैले व अपशिष्ट पदार्थों को आवश्यक अंगों तक पहुंचाएगा। आवश्यक जो अंग जिसके लिए बना होगा, आवश्यक अंगों तक पहुंचाएगा, आवश्यक अंगों तक पहुंचाएगा। और ये आप कहेंगे कैसे, तो अभी हम लोग इसके बाद वाली जो क्लास रहेगी वो उत्सर्जन तंत्र रहेगा, तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे पहुंचा रहा है। ठीक है, ये अभी बस इसी कर लीजिए। ठीक है, और अब दूसरे पेन से लिख लेते हैं इसको। उसके बाद अगर बात करें तो ये हमारा अगला जो रहेगा टाइप, वो हम कह सकते हैं कि यह क्या करता है, शरीर के ताप का नियमन करता है। शरीर के ताप का नियमन करेगा, ताप का नियमन करेगा। नियमन का मतलब है कि ये बैलेंस रखता है, शरीर के तापमान को बैलेंस कंडीशन में रखेगा, नॉर्मल टेम्परेचर रखेगा। जैसे हम जानते हैं हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो उतने टेम्परेचर हमारे शरीर को बनाए रखता है। ठीक है, अगर हम पांचवा अगला पॉइंट पढ़ें तो हम कह सकते हैं यह रक्त का थक्का जमाने के भी काम आता है। यह रक्त का थक्का जमाता है। इसमें कौन सा जमाता है, तो फाइब्रिनोजन। ठीक है, तो रक्त का थक्का जमाने में भी, रक्त का थक्का जमाने में। ठीक है, इसके अलावा भी हम और कर सकते हैं। ये कौन जमाता है, फाइब्रिनोजन, जो कि प्रोथ्रोम्बिन में पाया जाता है, यानी रुधिर प्लेटलेट्स में पाया जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स में। ठीक है, अगला अगर बात करें तो यह रक्त की सुरक्षा करता है। ये शरीर की सुरक्षा करता है। रक्त क्या करता है, शरीर की सुरक्षा करता है, शरीर की सुरक्षा। ठीक है, सुरक्षा कैसे करेगा, सुरक्षा, तो आप जानते हैं कि WBC जो होती हैं वो जो भी रोगाणु हमारे शरीर में इंटर करते हैं उनको मारने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे की पॉइंट्स हैं जो कि हम लिख सकते हैं रुधिर के कार्य में। अगर गलती से आपके एग्जाम में रुधिर का कार्य दे दे तो आप इतना पॉइंट लिख देंगे, बहुत इनफ रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा लिख लीजिए, इसको फटाक से लिख लीजिए। और ये तो आप जानते हैं कि O2 का संवहन कौन करता है, कई बार बताया गया, हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, अब आपने इस दोनों क्लास मिला के आपने रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिवहन तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को पूरी अच्छी तरीके से, जो भी बोर्ड के सिलेबस में रखी गई थी उसको पूरी अच्छे तरीके से आपने डीपली एक्सरसाइज के थ्रू, मतलब इस क्लास के थ्रू आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपको ये आज का क्लास एकदम अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को क्या करिएगा, लाइक करिएगा। सब्सक्राइब भी अगर नहीं किए होंगे तो जरूर करिएगा सब्सक्राइब, और ज्यादा से ज्यादा 10th के बच्चों के पास या किसी और भी बच्चों के पास आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उन सभी के लिए भी ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारी क्लास जरूर होगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो में बनने के लिए आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। अब ऐसे ही आप इस क्लास को करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।